पंच महापुरुष योग। पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक गेली समझा दूंगा सारे। लिखिए, पहला है पंच महापुरुष। पहले पंच महापुरुष हेडिंग हो गई, उसके अंदर आता पहला नंबर है सबसे पहले रोचक योग। यदि मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि का हो, यदि मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि का हो और वो जन्म कुंडली में केंद्र में हो तो रोचक योग का निर्माण होता है। आगे इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इस योग का निर्माण हमेशा चर लगन एवं शिथिर लगन में ही होगा। ऐसा जातक सूरवीर, बड़ा चेहरे वाला, उच्च पद पर अधिकारी, उद्योगपति व राजा के समान गुण धर्म वाला होगा। अब मैंने रोचक योग केवल शॉर्ट में समझाने के लिए क्या कर दिए, जैसे समझ लो सभी लोग, मंगल मैंने बोला मेष राशि ऑब्लिक वृश्चिक राशि ऑब्लिक मकर राशि, और आगे लिख दो कुंडली के यहीं पर केंद्र। ठीक है। अब देखो रोचक योग कितने प्रकार से बन सकता है। मैंने क्या लिखा, मंगल ये दोनों की एक और 8 स्वराशियां हो गई, ये उसकी उच्च राशि हो गई। मंगल इन तीनों में से किसी एक में हो और केंद्र में बैठा हो। ठीक है, आपकी लगन कुंडली में कहां बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो रोचक योग का निर्माण हो जाएगा। समझ गए। अब क्या आप ये समझ सकते हैं, अब मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब आपको आगे योग आएंगे, जैसे समझने के लिए भद्र योग, रोचक योग हमेशा मंगल से बनता है, ये ध्यान रखना बस खाली। ऐसे ही रोचक योग के बाद आएगा भद्र योग, वो बुध से बनेगा। फिर आएगा सस योग, वो शनि से बनेगा। तो हमेशा कंडीशन क्या रहने वाली है कि जो प्लेनेट है फिक्स, वो या तो अपनी स्वराशि में होगा या अपनी उच्च राशि में होगा। ये एक कंडीशन तो ये है, और उसके साथ साथ वो केंद्र में होना कंपलसरी है, तो ही रोचक योग का निर्माण होगा। अब जैसे रोचक योग कैसे बन रहा है, एग्जांपल पे समझ लीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, या तो अब हमारा क्या है, हमारा मंगल देखना है हमें। तो अब केंद्र क्या होते हैं हमारे 1 4 7 10। मंगल यहां पे बैठ सकता है तो भी बन जाएगा, मंगल यहां पे बनेगा तो भी बनेगा। ये दो ही कंडीशंस हैं और कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि स्वराशि होना कंपलसरी है, या तो उच्च राशि होना जरूरी है, या तो और वो केंद्र में हो, ये भी कंपलसरी है। तो ये केवल मंगल मेष राशि में इन कंडीशनों को फॉलो करता है। क्लियर हुई बात। अगला है भद्र योग। भद्र योग किससे बनेगा, बुध से। इसमें क्या लिखना होगा भद्र योग में, बुध यदि मंगल कन्या और बुध उच्च का किसमें होता है बताओ, बुध हमेशा उच्च अपनी ही कन्या राशि में होगा। तो बुध यदि मिथुन में या कन्या राशि में है, और वह है सॉरी, यह योग हमेशा
यह योग हमेशा द्विस्वभाव लगन में ही बनेगा। भद्रयोग में उत्पन्न जातक भद्रयोग में उत्पन्न जातक तीव्र बुद्धि विद्वान वह आईटी के क्षेत्र में किसी उच्च पद पर होगा और वाणी के माध्यम से जीवन में यश कमाएगा। रोचक योग मैंने हमेशा बताया था आपको, जो पिछला है रोचक, वो हमेशा चर और सिद्ध राशि में बनेगा, ठीक है, और मंगल से बनेगा। और भद्र योग जो मैं बता रहा हूं वो किससे बनेगा? बुध से और द्विस्वभाव में। तो जो बुध है या तो ये यहां पर हो सकता है या यहां पर मैक्सिमम, ये दो ही कंडीशंस हैं भद्र योग को बनने की। मिथुन लगन की कुंडली में या तो खुद लगन में बैठा होगा या फिर अपने जो है, ये भी तो हो सकता है कन्या लगन हो जाए। कन्या लगन हो सकती है, बनेगा तो द्विस्वभाव में ही ना। सर ऐसा मान सकते हैं कि लगन की कुंडली में अगर कुछ केंद्र से है तो नहीं बनेगा ना? केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, बोला ना, स्वराशि या उच्च का हो और केंद्र में हो तो ही बनेगा। अब सर जैसे कि हमारी जो कुंडली है इसमें केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है और भद्र योग दोनों ही लग रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग काम करेंगे। जो अपना भद्रयोग है इसका अपना अलग लॉजिक है। भद्रयोग हमारे बुध के प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो केंद्राधिपति दोष है वो केवल इतना है कि दो केंद्रों का जो स्वामी है, जो दो केंद्रों का स्वामी, जब किसी भी द्विस्वभाव लगन की कुंडली में जब जाओगे 3, 6, 9, 12 में, तो जो दो केंद्र में, जैसे मिथुन लगन की कुंडली अभी आपके सामने खुली हुई है, तो 3 और 6 ये बुध हो गया, 9 और 12 गुरु, अर्थात पूरे के पूरे जितने भी केंद्र हैं अंदर के हमारे चारों, ये दो प्लेनेट जब उसे घेर लेते हैं तो जोन से प्लेनेटों के माध्यम से केंद्राधिपति दोष बना है, तो उस प्लेनेट में पीड़ा आ जाएगी। ये अलग बात हो गई। यहां हो गई द्विस्वभाव लगन में बुध से निर्माण हो रहा है केवल, वहां पर गुरु भी इन्वॉल्व है, यहां पर गुरु इन्वॉल्व है ही नहीं इस योग में, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। अब आगे लिखिए, आगे आएगा हंस योग। हंस योग क्या होता है? गुरु या बृहस्पति जन्म कुंडली में धनु राशि, गुरु बृहस्पति, गुरु जन्म कुंडली में धनु राशि, मीन राशि या अपनी उच्च राशि में है, और केंद्र में है, तो हंस योग का निर्माण होता है। यह योग द्विस्वभाव और चर लगन में बनता है। सर किसमें बनता है? द्विस्वभाव और चर लगन में बनता है। अब देखिए, इस लिखिए अभी, और इस योग में उत्पन्न जातक हंस के समान ऊंची गर्दन वाला,
और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेरक होता है। प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी उसके पास अच्छी होती है और इस योग में व्यक्ति हर प्रकार से, धन से, पद से, सुंदरता से, शरीर से संपन्न होता है। अब जैसे मैंने बताया ये हंस योग हम पढ़ रहे हैं, गुरु से बनेगा और ये भी बता दिया या तो द्विस्वभाव में बनेगा या चर में बनेगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए चर 1 2 3 4 सिंपल सा, और केंद्र भी होना कंपलसरी है। ठीक है, चर लगन की कुंडली हो गई, गुरु उच्च का भी कर दिया मैंने, ये बैठ गया, ये गुरु उच्च का हो गया, केंद्र में हो गया, उच्च का हो गया, हंस योग का निर्माण हो गया। एक हमने द्विस्वभाव लगन की कुंडली ली, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब मैं कोई बताया गुरु को कहां बैठा हूं हंस योग के निर्माण के लिए? गुरु में ही यहीं पे बैठ जाएगा तो भी निर्माण हो जाएगा। जी सर, ये योग जो होते हैं ये अपनी दशा में ही बल देते हैं? नहीं नहीं, योग जो होते हैं ये हमेशा एक तरीके से आपकी जन्म कुंडली में शुभ ऑब्लिक अशुभ, जब हम शुभ या अशुभ चीजों का विचार करते हैं तो हम योग को भी देखते हैं। जैसे जब आप किसी भी भाव की कैलकुलेशन करते हैं, उस भाव में हमने देख लिया कोई प्लैनेट जो भाव, भावेश, भाव कारक, भाव भावक फलम, उस भाव के कैलकुलेशन कर रहे हैं, भाव के रिजल्ट को निकाल रहे हैं। भाव के रिजल्ट को निकालने के बाद कुंडली पर योगों को देखा जाता है कि एक पूरी कुंडली पर कौन कौन से योग का निर्माण हुआ है। तो योग दो प्रकार के हमने डिवाइड कर दिए, एक शुभ योग होते हैं, अशुभ योग होते हैं। यदि कुंडली में बड़े योग शुभ पड़े हों, शुभ योग पड़े हों, तो जो हमारी भाव के अंदर कमियां हैं उन कमियों के रिजल्ट कमजोर पड़ जाते हैं। योग एक बड़ा पावर वाला चीज है। यदि किसी कुंडली में योग अच्छे हों, अंदर के मान लीजिए उसका अभी से पढ़ोगे आप, पंच महापुरुषों में से कोई भी एक बन जाए, इसका नाम ही पंच महापुरुष है, अर्थात ये 5 प्लेटों के माध्यम से बनेगा। कौन कौन से पढ़ा दिए? रोचक पढ़ा दिया, सस योग पढ़ा, अभी पढ़ाएंगे आगे, हंस योग हो गया, ऐसे ही अभी 2 और आएंगे, माल्लव योग और सस योग। तो इनमें से कोई एक निर्माण किसी व्यक्ति का हो जाए और अभी जो और योग पढ़ोगे उनमें से कुछ आ जाए। अगर एक कुंडली के अंदर शुभ योगों की संख्या अधिक होती है, शुभ योगों की संख्या अधिक होती है, तो व्यक्ति के जीवन में ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि आपके साथ साथ पैरेलली लोग काम करते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं और हम संघर्ष ही करते रहते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं जीवन में। तो वो योग मतलब क्या है कि योग क्या है? कुंडली को जीवन में प्रोग्रेस करने वाली एक एनर्जी है कि कौन व्यक्ति कितनी आगे जाएगा, ये योग से डिसाइड होगा। आप ये कह सकते हो, समझना मेरी बात, आप ये कह सकते हो कि योग जो है एक कुंडली में यदि शुभ योग हमारे निर्माण हो रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में डेस्टिनी जो प्राप्त करेगा वो जल्दी भी करेगा और फास्ट भी करेगा। योगों को हमें बस मोटे मोटे योग जितने मैं पढ़ा रहा हूं उनमें से भी आप नजर मार लेंगे तो काफी हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा माल्लव योग। अगला है माल्य योग,
इसमें होता क्या है, ये किससे बनेगा, शुक्र से बनेगा। लिखिए, शुक्र जन्म कुंडली में तुला वृषभ मीन में हो और केंद्र में स्थित हो, लगन से केंद्र में स्थित हो, तो मालवीय योग का निर्माण होता है। मालवीय योग में जातक का शरीर सौंदर्यपूर्ण व जीवन में मकान वाहन का सुख, व ऐसा जातक अनेक विद्याओं का मंत्रोच्चार, वह गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है। अब आप इसमें भी बना सकते हैं हमेशा, जैसे तुला लगन की कुंडली आप लेके देख सकते हैं, तुला लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन। तुला वृषभ सर ये कौन सी लगन में होता है, मतलब स्थिर, चर या फिर विसभा? किसी में भी हो सकता है, सब में होता है। मैंने तीनों ही बोल दी यहाँ पे, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने तुला भी बोली, वृश्चिक भी बोली, मैंने मीन भी बोली। सर ये लगन कुंडली से देखेंगे कि नवमासा में बनेगा तो भी मानेंगे। केवल लगन कुंडली से योग माने जाते हैं। अब देखिए, एक तरफ मैंने बनाई तुला लगन की कुंडली, ठीक है, तुला लगन की कुंडली बनाई तो मैंने बोला केंद्र पर ध्यान रखना, केंद्र में होना चाहिए, तो शुक्र हमेशा लगन में ही होगा तभी बनेगा। तुला लगन में बन गया। अब वृश्चिक लगन में बना लो, केंद्र आना चाहिए, ये आ गया। सातवें भाव में शुक्र बैठेगा तो इस योग का निर्माण होगा। द्विस्वभाव लगन, मीन लगन की बना लो, अब गुरु कौन सी राशि में उच्च का होता है, शुक्र कौन सी राशि में उच्च का होता है, मीन में, लगन में बैठेगा। तो तीनों कुंडलियों में ये जब लगन में बैठेगा या अपने स्व राशि या उच्च राशि में बैठेगा तो इस योग का निर्माण होगा। ये सारी कैनेट्स अगर ऑब्जेक्ट में खिसक के आ जाए केंद्र में तभी माना जाएगा कि ये लगन कुंडली में अप्लाई है केवल, हमेशा, नॉट भाव चलित। सर आपने तो ये तीनों ही उच्च लगन लेनी है, मतलब ये और भी मैं कोई लगन ले सकती हूँ, कन्या लगन भी ले सकती हूँ? आप बना के देखो, बनेगा ही नहीं। मतलब इस लगन 3 लगन में ही बनेगा। बना के देखो, आप एक हाथ लगाओ, ट्राई करो। बेसिकली वो केंद्र में नहीं आएगा ना, कन्या में। जी, वेरी गुड। तो वो ये लगन कुंडली से ही देखेंगे, बाकी जो नाशा और चलिए कुछ नहीं। हमेशा योग का निर्माण एट द बर्थ टाइम ऑफ पिक्चर, एट द बर्थ टाइम ऑफ पिक्चर, अर्थात जोड़ी के अंदर जिस किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय क्या योग बन रहे हैं, कौन सा ग्रह कहाँ आगे पीछे जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। उस समय एट द टाइम, उस समय क्या कुंडली निर्माण हुआ है, कौन सी लगन कुंडली है, उस ही लगन कुंडली पर ही अप्लाई है योग सारे के सारे, ये ध्यान रखना। इसके महीने में ना हाँ, तो मैं एक चीज और बताऊं कि जो एक आपने वो नेगेटिव वाले योग भी जैसे करवाए थे, वो तो अभी और आएंगे, अभी बहुत आएंगे, नेगेटिव वाले बहुत सारे आएंगे, अभी थोड़े से नहीं, बस मेरे को एक ही डाउट था कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो जो नेगेटिव वाली हो गया वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या थोड़े बहुत कम होते हैं? नहीं, अगर गुरु की दृष्टि होती है तो योग खंडित हो जाता है। पूरी तरीके से। हाँ, सर ये वृश्चिक लगन में भी तो आ जाएगा केंद्र में। तो दिया तो है मैडम, वृश्चिक लगन मैंने बोली तो है। बोला है ना सर, वृश्चिक लगन, तुला लगन
अगला है सस योग। तो योगों के नाम भी याद होने चाहिए। पंच महापुरुष के अंदर पहला योग कौन सा पढ़ाया है? फर्स्ट पहला कौन सा होता है हमारा, बोलो? रुचक। और दूसरा भद्र, तीसरा हंस, चौथा माल्य योग और पांचवा सस योग। सस योग का निर्माण किससे होगा? शनि से। ठीक है। अब इस सेम कंडीशन है, शनि जन्म कुंडली में या तो अपनी मकर को तुला राशि में हो और केंद्र में हो लगन से। तुला यह योग हमेशा चर राशि एवं शिथिल राशि में ही निर्माण होता है। सर इसमें चर राशि और शिथिल राशि में। ऐसा व्यक्ति गांव का प्रधान या राजनीतिक संबंध रखने वाला सस योग में व्यक्ति का आचरण थोड़ा कमजोर होता है, परंतु वह हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अपने यत्न से प्राप्त कर लेता है। न्याय प्रिय होगा, न्याय की बात करेगा, सर राजा जो मतलब गुप्त टाइप का होगा क्या सर? हो सकता है। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए सीधा सीधा सा हो गया 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7। या तो शनि लगन में बैठेगा या दशम में बैठेगा मकर लगन में। सेम इसी प्रकार कुंभ लगन देख लो बना के 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या शनि यहां बैठेगा। तो एक तरफ कौन सी लगन आ गई? चर, एक तरफ से थिर। इन दोनों में ही कुंभ में और मकर के अंदर जो है सस योग का निर्माण हो रहा है। सस योग में सबसे अच्छी बात केवल इतनी है कि शनि के अपने जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। और शनि न्यायप्रिय है, आजीविका कारक है और व्यक्ति हमेशा सिर्फ केवल यहाँ मलगेच्छ मतलब एक वर्ड होता है, मलगेच्छ मतलब जो है जैसे सफाई का ध्यान न रखने वाला। मैरिड लाइफ खराब करेगा ना? नहीं, मैरिड लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है इसका सस योग का। तो साथ में नहीं देखेगा, बिगाड़ेगा नहीं? कोई महत्व नहीं है, योग है ये। यहाँ एक दूसरे पर वो क्या नाम है, ये योग जो निर्माण करते हैं ध्यान रखिए ये अपने रिजल्टों में वृद्धि करते हैं, केवल इनका यही मेन मीनिंग होता है। सस योग में व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं प्रधानी किसी न किसी रूप में पा लेता है, चाहे वो बार के प्रधानी हो, गांव के प्रधानी हो, चाहे वो पार्षद हो जाए, इस तरह के वो योग आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसमें केंद्र में सस योग है, इसमें क्या इसमें भी केंद्र होना जरूरी है? और क्या, सब में केंद्र की कंडीशन है, बिना केंद्र के कोई ये पंच महापुरुष योग पूरा नहीं होता। सर मानो 2-3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो किसी का फादर जैसे लगन हो जाएगी, किसी की मदर की तरह हो जाएगी। हाँ हो सकती है, ये तो अपना प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। अब ये लोग मुझे एक आंसर दीजिए, बुध से कौन से योग का निर्माण होता है? भद्र योग का। अब मैं कुंडली बना रहा हूँ, अब आप देखिए ध्यान से और इसे बना भी लीजिए। ये बुध बैठा है, ये बैठा। अब मुझे क्या ये लोग बताइए, ये कर्क लगन की कुंडली है, बुध यहाँ पर मैंने उच्च का बैठाया है।
उच्च का है, क्या भद्र योग का निर्माण हो गया? नहीं सर, केंद्र में नहीं है ना। नहीं सही है। ध्यान रखना, ज्यादातर केसों में आप ऐसी ही चीज पाओगे कि वो उच्च का तो है पर केंद्र में नहीं है। केंद्र में नहीं है। अगर केंद्र में नहीं है तो उस योग का निर्माण नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब ये अपना ये अलग रिजल्ट हो गया कि वो उच्च का है, वो उपचय भाव में है, वो अच्छी बात है, ये अलग योग है, ये ध्यान रखना। बस इतना बताना चाह रहा हूं। चलिए, सर अपना उच्चता वाला गुण दे देगा सर। वो अलग योग हो गया, क्योंकि योग होते हैं पूर्ण, जो मैंने बताया कंप्लीट। ज्यादातर बुकों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा बुध उच्च राशि का स्वराशि का हो, केंद्र में लगा नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे सर इंटेलिजेंट होगा, मतलब प्रतियोगिता में ज्यादा उसको कंपटीशन में ठीक है, बुध उपचय भाव में अच्छा माना जाता है, उच्च का हो गया, ठीक है, तीसरे भाव के रिजल्ट को पूरी तरीके से बढ़ा देगा। आईटी क्षेत्र इंफॉर्मेशन में अपना पूरा सहयोग देगा हर प्रकार से, बुध के रिजल्ट और तीसरे भाव के रिजल्ट बढ़िया हो जाएंगे। हायर एजुकेशन। अब लिखिए नीच भंग राज योग, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। नीच भंग राज योग, इस योग में कोई ग्रह नीच का हो, ध्यान से लिखना, कोई ग्रह नीच का होता है, कोई ग्रह नीच का जरूर होगा। वो जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी चंद्रमा से कैलकुलेशन करेंगे, चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। आगे लिखिए इसी में, वृश्चिक राशि में मंगल केंद्र में है, अर्थात नीच भंग है, वह चंद्र लगन में केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, लिख लो पहले। अब एक एक पॉइंट करके समझाता हूं। लोगों के अंदर बहुत सारी नीच भंग को लेके बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। देखो नीच भंग होता क्या है, पहली लाइन पढ़िए सबसे पहले। पहला लाइन है इसके अंदर, कोई प्लेनेट नीच का होगा, ठीक है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कौन सा प्लेनेट नीच का है। से सपोज मंगल ये बैठा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जिस राशि में वो नीच का है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। कोई ना कोई प्लेनेट आपका नीच का होगा, ये निश्चित है, फिक्स है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, देखो इधर ध्यान से, अब मैंने यहां पर लिखा चंद्रमा नीच का है, कोई प्लेनेट नीच का है, अब वो जिस राशि में है वो राशि स्वामी, अब मंगल यहां नीच का है, ठीक है। अब हमें यह देखना है वो कर्क राशि में है, कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा, ठीक है। कर्क का स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा जो होगा, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, अर्थात ये चंद्रमा कहीं ना कहीं केंद्र में 1 4 7 10 में होना चाहिए। यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। अगर वो यहां बैठेगा, देखना ध्यान से,
ध्यान से देखो सब लोग, अगर वो यहां बैठेगा तो नीच भंग हो जाएगा, उल्टा नीच भंग हो गया। अब ये योग दूसरा बन गया जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर देखो जो प्लेनेट जिसके कारण नीच हो रहा है, देखो चंद्रमा कौन सी राशि में नीच का होता है? वृश्चिक राशि में। चंद्रमा कौन सी राशि, ये कौन सी राशि? वृश्चिक का स्वामी कौन हो गया? मंगल भी कहां बैठ गया? नीच का हो गया, केंद्र में आ गया, नीच भंग हो गया आपस में एक दूसरे। एक राशि का स्वामी दूसरी राशि के नीच में चला जाता है तो एक राशि दूसरे राशि को भंग कर देती है, इसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। दूसरे वर्डों में समझोगी, और अभी नहीं समझ में आएगा, एक मिनट शांत शांत शांत, अभी समझ में नहीं आएगा, दोबारा और समझाता हूं। नीच भंग का मतलब है जो हमारा प्लेनेट नीच का हो गया है उसकी नीचता को भंग करना। तो दुष्ट को दुष्ट मारेगा, ऐसे समझोगे। अब आप लोहे को लोहा काटेगा, पानी को पानी काटेगा, इस हिसाब से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कोई भी प्लेनेट यदि नीच का हो जाता है, नीच का हो जाता है, ठीक है, वो जिस राशि में नीच का हुआ है उसका स्वामी यदि चंद्रमा से काउंट करना है, दैट वर्ड कॉल्ड चंद्रमा, ये भी ध्यान रखना, चंद्रमा से काउंटिंग स्टार्ट होगी। यदि वो केंद्र में है तो नीच भंग हो जाएगा, या एक दूसरे की राशियों में नीच के हो गए हैं, एक दूसरे की राशि में नीच के हो गए हैं। ये दो कंडीशन है अलग अलग। अब दोनों कंडीशनों को अलग अलग एक एग्जांपल से और दोबारा समझ लीजिए। मतलब फर्स्ट केस में हम ये कह रहे हैं कि वो चंद्र कुंडली में केंद्र में आ जाए। अरे मैडम चंद्रमा से काउंट करना है, हाँ ऐसे कह लीजिए, चंद्र कुंडली से, बिल्कुल सही है। हाँ कह सकते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं दोबारा से, दूसरा एग्जांपल लेकर। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वृश्चिक लगन, ठीक है। वृश्चिक लगन में ये बेटा सूर्य नीच का, हमने वृश्चिक लगन ले ली, सूर्य को नीच का कर दिया। इधर देख लो सब लोग, सूर्य नीच का हो गया, अर्थात हम नीच प्लेनेट को फाइंड आउट करते कौन सा प्लेनेट नीच का होता है, कर लिया, सूर्य नीच का है। सूर्य की राशि बोलिए, राशि स्वामी कौन हो गया? सूर्य की राशि स्वामी तुला का स्वामी शुक्र, ठीक है। अब ये शुक्र, ध्यान से देखो, ये शुक्र या तो डायरेक्ट नीच का बैठ जाए, कौन सी राशि नीच की होगी? शुक्र की, कन्या, या तो ये यहां बैठ जाए डायरेक्ट, नीच से नीच कट गया। नीच से नीच काटने वाली बात होगी, जिस राशि का स्वामी हो वो नीच में चला जाए, नीच से नीच कट जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने पहले बता दिया है। अब अगला पॉइंट क्या है कि ये तुला राशि का जो शुक्र है, चंद्र कुंडली, अब मान लो मुझे चंद्रमा ढूंढना होगा, चंद्रमा बैठा है आपका यहां पर, ठीक है, चंद्रमा बैठा है यहां पर। इस चंद्रमा से ये जो शुक्र है, ये शुक्र केंद्र में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10। इस चंद्रमा से इस शुक्र की दूरी, जो नीच का प्लेनेट है, वो केंद्र ही आना चाहिए, तो दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर बन जाती है तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। क्लियर हुई बात? नीच भंग राजयोग में होता क्या है? नीच भंग राजयोग में व्यक्ति हर प्रकार से बेनिफिट में जाता है। वह राजनीति में, दलाली में, जितने भी निकृष्ट काम हैं उनसे बहुत अच्छा पैसा अर्न करता है। सही लाइन लिखवा दीजिए, राजनीति में, दलाली में, राजनीति दलाली में जितने भी निकृष्ट काम हैं, शराब बेचना, समाज को षड्यंत्रों के माध्यम से फंसाना,
झूठे गवाह पैदा करना, नीच भंग राजयोग में अच्छा वकील भी बन सकता है व्यक्ति, झूठा वकील बन सकता है। जितने भी निकृष्ट काम है उनके माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और ये भी बता दूं, नीच भंग राजयोग यदि टुकड़ों में भी किसी का बन रहा होता है तो वह व्यक्ति राजनीति में जरूर जाता है। और राजनीति में 90% लोग नीच भंग वाले ही हैं। किसी कुंडली उठा लो, नीच भंग का मैंने बोल दिया, ध्यान से सुन लो दोबारा। स्टेप नंबर 1, कुंडली के अंदर नीच प्लेट को फाइंड करेंगे, नीच प्लेट फाइंड। पॉइंट नंबर 2, जिस राशि में वो नीच का है उस राशि स्वामी को देखेंगे कि वो यदि नीच राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है तो भी चलेगा। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल के लिए सूर्य कौन सी राशि में नीच का होता है? तुला में। और तुला का स्वामी शुक्र कौन सी राशि में नीच का होता है? कन्या में। ये नीच भंग हो गई, एक कंडीशन पूरी होगी आपकी। इसमें कोई केंद्र वेंद्र मत ढूंढो। एक नीच ने दूसरे नीच को मार दिया, ये समझ लो, ये नीच भंग हो गया। कंडीशन नंबर 2 कि जो सूर्य तुला में नीच का था, चंद्र कुंडली से, अर्थात आप चंद्रमा देखोगे उस बच्चे का कहां पर है, उस चंद्रमा से यदि शुक्र नीच राशि में है और केंद्र में है, प्लस जोड़ दिया मैंने, प्लस केंद्र में है, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये यदि किसी का बनता है तो ऐसा व्यक्ति 100% राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। चंद्रमा से काउंट करना है आपने उस ग्रह को। 1, 4, 7, 10 में चला जाए, यदि 1, 4, 7, 10 में चला जाए, केंद्र में हो जाए, तो नीच भंग राजयोग कहलाता है। सर अगर हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, अगर जैसे मंगल ही उसमें बैठ जाए, कर्क राशि में बैठ जाए, मतलब नीच में ही बैठ जाए, देखो ऐसे कर सकते हैं एग्जांपल तो दूसरा। चंद्रमा ही देखेंगे, चंद्रमा जहां बैठेगा वो एक नंबर ही करेगा। देखो आपका एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। आपने कहा मंगल, हमने देखा मंगल नीच का है। मंगल कौन सी राशि में नीच का होता है? कर्क राशि में नीच का होता है। कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाए, नीच भंग हो गया। अब चंद्रमा तो अब अगर दूसरा रूल लगाएंगे तो चंद्रमा से चंद्रमा अपने आप ही फर्स्ट में आ गया, दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया इस कंडीशन में, समझ गए ना? तो चंद्रमा तो अपने आप ही बैठा है वृश्चिक में, तो वहां से कहां काउंट करो? एक अपने ही भाव में तो है, वो एक हो गया। तो इसमें तो दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए जो आपने एग्जांपल दिया है। तो मतलब नीच का भी होना चाहिए, मतलब जो सेकंड कंडीशन है उसमें नीच का भी हो और केंद्र में, दोनों ही होना चाहिए। हाँ, इसमें 2 कंडीशन है, प्लस केंद्र भी है, पर दोनों रूलों में से कोई भी एक रूल सेटिस्फाई होता है, नीच भंग हो जाता है। सर इसके सेकंड कंडीशन पे अगर चंद्रमा कुंभ में आ जाता तो सेकंड रूल से भी नीच भंग हो जाता। चंद्रमा कुंभ में नीच का कहां होता है? सर नीच का नहीं तो, लेकिन वो सेकंड रूल सेटिस्फाई कर जाता ना कि अब खुद चंद्रमा के उससे दोनों पहले दोनों प्लैनेट एक दूसरे के नीच में होने चाहिए, जब अप्लाई होगा वो जो आप कह रहे हो। नहीं होगा मैडम। अगला लिखिए विपरीत राजयोग। अगला है हमारा विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है? लिखिए, इस राजयोग में जब 6, 8, 12 भाव का स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही चला जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है।
देखिए 6, 8, 12 अर्थात ये प्लेस है हमारे 6, 8, 12। इन 6, 8, 12 भावों का स्वामी, जैसे छठे का स्वामी कौन होता है, यहां पर बुध। बुध कहां बैठ जाए, 8वें में चला जाए। 8वें भाव में बैठी कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी है मंगल। मंगल यहां बैठ जाए, ठीक। और उस भाव में कौन सी राशि, गुरु। गुरु कहां बैठ जाए, छठे में। अर्थात सबसे पहले वाली कंडीशन है कंप्लीटली 6, 8, 12 भावों के स्वामी आपस में ही 6, 8, 12 भाव में बैठ जाते हैं, तो नीच ये भी विपरीत राजयोग होता है। और दूसरा भी लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और है जो अलग से मैं लिखवा रहा हूं अपनी तरफ से। नीच ग्रह का स्वामी, नीच राशि स्वामी, नीच ग्रह, ऐसे लिखो, नीच ग्रह यदि 6, 8, 12 भावों में जाता है तो भी विपरीत राजयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे अभी हम मंगल को पकड़ के चल रहे हैं, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और मंगल बैठ गया 12वें भाव में जाके, केवल इतना समझ लो। क्योंकि ये मंगल यहां, सॉरी, कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर, यहां कर्क राशि हो गई और मंगल यहीं पर बैठ गया। एक तो नीच हो गया और ऊपर से कौन से भाव में आ गया, 12वें में। अर्थात नीच ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में होगा तो भी विपरीत राजयोग होता है, क्योंकि नीच को नीच स्थान काट देता है। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। नीच ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में होगा, नीच ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में होगा तो भी विपरीत राजयोग होता है। सर फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए, अगर ये स्वराशि के बैठ जाए तब भी हो जाएगा, मतलब 6 का स्वामी 6 में बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, स्वराशि हो, उच्च राशि हो, नीच, इससे मतलब केवल ये है 6, 8, 12 भाव में जो राशि पड़ी है उनके स्वामी आपस में इंटरचेंज होकर बैठ जाएं। अपने आप में भी बैठ सकते हैं। हाँ, राशि तो बैठेंगे ना। तो सर इसके परिणाम क्या होंगे इस वाले इस योग के? विपरीत राजयोग के परिणाम भी व्यक्ति को गलत हरकतों से ऊपर जिंदगी में ले जाना, राजनीति में प्रेरित रहना, गलत कार्यों के माध्यम से पैसा कमाना, ठगना। परंतु यह व्यक्ति, ये दोनों योग व्यक्ति को अच्छी पद प्रतिष्ठा देते हैं। कलयुग में ये योग राजनीति, षड्यंत्र, शेयर मार्केट, जुआ, शराब, सट्टा, इन सब कामों से पैसे अधिक मिलते हैं।